मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोग को चैप्टर 11 जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे पहले टर्म दिए थे वो थे कैरोली इरिकी 1999 में। सो बायोटेक्नोलॉजी कोई एक नया टेक्नोलॉजी नहीं है, एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में क्या था कि सिर्फ अनकन्वेंशनल चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रिपेयर नहीं होते थे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि ये इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी हुआ। So biotechnology basically it is the mixture of bio and technology. So it deals with the technique of living organism। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स है, वायरस है, बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट्स, और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं जिसको भी हम यूज करते हैं उसके प्रोडक्ट को लेके, जैसे एंजाइम है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और इस सब को यूज करके जो टेक्निक से हम प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोडक्ट ह्यूमन बेनिफिट के लिए, जैसे कर्ड है, बाइन है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एक्सेट्रा। ये इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, ये पूछा भी गया है नीट में। इसने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में क्या है? बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस। तो ये जो सारे का इंटीग्रेशन करके और ऑर्गेनिज्म को लेके, सेल को लेके, उसका मोलिकुलर एनालॉग और उसके प्रोडक्ट को ह्यूमन सर्विस के लिए यूज करते हैं जिस टेक्नोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो चैप्टर 11 में है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो पार्ट है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हम दो अलग अलग पढ़ेंगे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए का मतलब है कि जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए बेसिकली क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। तो उसमें किसी भी जीन को अगर सीक्वेंस को, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, अगर उसको चेंज करते हैं, चेंज कैसे करते हैं? बाय केमिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि वो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उसको मेथड से जो चेंज करते हैं उसके वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बेसिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, और उस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होने की वजह से उसके मॉर्फोलॉजी और फिनोटाइप भी चेंज हो जाते हैं। और जब उसके डीएनए में चेंज करते हैं तो वो क्या करता है कि एक प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बनाता है। वो यूजफुल भी हो सकता है और नॉन यूजफुल भी हो सकता है। यूजफुल के केस में देखो, कर्ड है, बाइन है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ये सब है जो बनाते हैं, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो ये सारे चीज बन गए, जैसे मान लो कर्ड है, बाइन है, एंटीबायोटिक है, वैक्सीन बन गए। इसको लार्ज स्केल पे मुझे बनाना है, तो ये लार्ज स्केल पे बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि कंटेनर होता है और कुछ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। और जैसे जो प्रोड्यूस कर रहा था कर्ड, बाइन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ये सबको भी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके, पैकेजिंग करके, क्वालिटी मेंटेन करके फिर यूज करते हैं। उस टेक्निक को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो हम सबसे पहले तो वन बाय वन हम देखते हैं कि जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए टूल के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे काइटिनेज, सेलुलोज और लाइसोजाइम ये सब यूज होते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से करते हैं। एक्चुअल जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है इंडोन्यूक्लियेज। जैसे जो न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियेज इज बेसिकली टू टाइप्स, एक्सो और इंडो। इंडोन्यूक्लियेज का मतलब क्या हुआ कि ये डीएनए के अंदर कट करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये डीएनए फ्रेगमेंट है, तो जब ये कट करेगा तो यहाँ से करेगा जो है इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा?
ये बाहर से कट करेगा। ये 5 प्राइम या 3 प्राइम जो इंड होंगे, ये वाले इंड से इसको कट करेगा। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सबसे पहले डिस्कवरी किए थे वो वर्नर आर्बर, डैनियल एंड हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किया था, जिनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो हिंड 2 था, जिस खोजा गया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। याद रखिएगा, जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है इसे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढा गया था और इन्होंने हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किया था। यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एब्सेंट होता है, इसमें यूकैरियोटिक एंजाइम नहीं होता है। अब ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक्स में ही क्यों होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पर मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो इनका डीएनए होता है, जब बाहर से कोई बैक्टीरियोफाज जो कि मतलब बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो ये जब इनके अपना बैक्टीरिया का जो डीएनए अंदर आता है, इसको कट करने के लिए बैक्टीरिया ने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डेवलप किया और वो उसके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया वायरस के जो डीएनए होंगे वो बैक्टीरिया का डीएनए में जाके इंटीग्रेट नहीं होंगे। और अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है वो खुद का डीएनए को क्यों नहीं काटता है, क्योंकि उनका खुद का जो डीएनए होता है हाईली मिथाइलेटेड होता है, CH3 ग्रुप उनके न्यूक्लियोटाइड में ऐड होते हैं, जिससे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उनका रिकॉग्नाइजेशन जो सीक्वेंस है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और बैक्टीरिया इस तरह से अपने डीएनए को कटने से बचाता है। अब इक्वालेटिक में क्या है कि इन्होंने बहुत सारे इम्यून सिस्टम इक्वालेटिक सिस्टम में डेवलप कर लिया, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जरूरत नहीं था, ये बाकी मैकेनिज्म से अपने न्यूक्लिक एसिड को बचा रहे थे। उसके बाद जो एक अलग साइंटिस्ट है हर्बर्ट बोयर, जो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने स्टडी कर रहे थे साल्मोनेला टाइफिनियम पे, जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है। उन्होंने देखा कि उसका जो खुद के अंदर एक सर्कुलर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है, जिसने उन्होंने बोला वो रिंगलेट डीएनए है, बेसिकली वो प्लाज्मिड था। जब वो कट करता है तो स्टिकी एंड छोड़ता है। स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है कि जब कट करेगा तो उसमें जो है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेंगे, लेकिन जो ब्लंट एंड होगा उसमें कंप्लीट दोनों साइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सेम साइड पे दोनों स्टैंड पे कटेंगे। मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हिंड 3, BAM-H1, SAL1, PBU1, PSTO1, CLA1, ASMA1, PBU2, ये सारे आपके बुक में दिए हुए हैं। हिंड 3 आइसोलेट होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से, BAM-H1 होता है बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से साल्वन होता है। इसी तरह से PBU1 प्रोटियस वल्गैरिस होता है। से आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। और दूसरा बात की जो असमावन एंड PBU2 है, ये ब्लंटिंग छोड़ता है। कट करने के बाद जब कट करेगा तो डीएनए का जो 5 प्राइम 3 प्राइम इन दोनों साइड से होंगे वो ब्लंट होंगे, उस पर कोई भी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस रिमेनिंग नहीं रहेंगे। स्टिकी एंड में क्या होगा कि इसके जब कट करेगा तो इसके जो एक स्टैंड है वो सिंगल स्टैंड रह जाएगा 2-3 न्यूक्लियोटाइड का, और ये जब लाइगेट करेंगे तो इसे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ ऐड होगा। और नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल लो इको R1 का, तो इको R1 जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसमें E स्टैंड फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ इस्चेरिचिया, और ये क्या है, ये है जीनस नेम। तो जीनस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं और जो स्पेसीज नेम होता है उसका सेकेंड 2 लेटर लिखते हैं। याद रखना, जो सेकेंड 2 लेटर लिखते हैं वह स्पेसीज का लिखते हैं। और जो आर होता है स्ट्रेन होता है, आर मतलब रफ स्ट्रेन, एस मतलब स्मूथ स्ट्रेन। इस तरह से जो इसके जो आर देख रहे हो ये स्ट्रेन नेम होता है। जो रोमन लेटर होता है, रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड, मतलब पहले फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट हुआ, इसके बाद मान लो कि अगर दूसरा एंजाइम इस्चेरिचिया से निकलेगा उसका नाम होगा इको R2, अगर नेक्स्ट निकलेगा 3 होगा 4 होगा, इस तरह से इसका रोमन लेटर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ BAM-H1 में B स्टैंड फॉर बैसिलस, AM स्टैंड फॉर एमाइलोक्यूफेसियंस, H स्टैंड फॉर देयर स्ट्रेन कैरेक्टर, एंड जो 1 है दे स्टैंड फॉर द
रोमन लेटर ए फर्स्ट ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है। अभी आपको हमने बताया था कि जो हिंड2 है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि एस्मावन एंड PBU2 जो है ब्लंट इंड करता है और ये सारे एंजाइम जो स्टिकी इंड करता है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसमें एक कट किसको करता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन को करता है। ये जो कट करता है वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट नहीं करता है, याद रखना ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है। अब क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दोनों साइड से देखो, एक क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, जैसे एग्जांपल जो है मलयालम और नितिन, नितिन को तुम दोनों साइड से पढ़ो तो ये क्या है सिमेट्री है। उसी तरह से जैसे ए यहाँ से पढ़ो इक्व कार्बन का सीक्वेंस होता है GAATTC, इधर से अगर मान लो कि इधर हम बोले कि ये 5 प्राइम है और A3 प्राइम इंड है, A3 प्राइम है और इधर से ये 5 प्राइम हो जाएगा और इधर से 3 प्राइम अगर हो जाएंगे तो तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो यहाँ से क्या है GAATTC और इधर से GAATTC, तो ये पैलिंड्रोम है। अगर 5 टू 3 पढ़ो या 5 टू 3 या 3 टू 5 पढ़ो तो क्या है सेम सीक्वेंस है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इको R1 है ये जो G और A है इसके बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा और यहाँ से क्या है सुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो नीचे वाले स्टैंड है यहाँ पे कट करे। जब कट किया तो यहाँ पर देखो ए इतना जो है स्टिकी इंड छोड़ा है और इसमें ऊपर वाले स्टैंड में ए वाले स्टिकी इंड छोड़ा है। तो जो इको R1 है इसी को बोलते हैं स्टिकी इंड बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। जो अस्मावन है ये ब्लंट इंड है, जैसे एग्जांपल देखो अस्मावन का एग्जांपल है CCC GGG और इधर से है GGG CCC। तो जब एक कट करता है तो इसमें कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को नहीं छोड़ता है, ये बराबर बराबर कट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लंट इंड एंजाइम। अब हमने डीएनए आइसोलेट किया, उसके बाद दूसरा था हमने फ्रैगमेंट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को देखो तो ये नॉर्मल कंडीशन में डीएनए लाइगेज आल्सो यूज्ड फॉर बोथ डीएनए रिपेयर एंड डीएनए रिप्लिकेशन। ये नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में भी क्या करता है रिपेयर और रिप्लिकेशन में मदद करता है डीएनए का। और डीएनए का काम लाइगेज का काम क्या है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड विद 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। तो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में मदद करता है 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। ये आइसोलेट कहाँ से होता है, तो मोस्ट कॉमनली जो डीएनए लाइगेज है T4 डीएनए लाइगेज है और T4 डीएनए लाइगेज जो है वो बैक्टीरियोफाज T4 से आइसोलेट होता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं कुछ जेनेटिक डिजीज में रिपेयर करने में, जिसमें डीएनए रिपेयर और रिप्लिकेशन डिफेक्ट होता है उसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम से उसके ट्रीटमेंट करते हैं। तो डीएनए आइसोलेशन हमने देखा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखा और डीएनए लाइगेशन देखा। डीएनए लाइगेज इसको हम लाइगेज भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास डीएनए था, हमने कट करके फ्रेगमेंट बनाया, उसके बाद लाइगेट करना है तो लाइगेट के लिए हमने एंजाइम देखा। अब जो लाइगेट करेंगे डीएनए को किसी वेक्टर के, वेक्टर का मतलब होता है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैज एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, है ना। वो बैक्टीरिया आपने जैसे मान लो कि अगर एक कोई बैक्टीरियल का सेल है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड होगा वो खुद से ही रिप्लिकेट ये इसका प्लाज्मिड होगा और ये इसके जब क्रोमोजोम होंगे तो ये क्रोमोजोम से इनका कोई वो नहीं होता है, ये क्या करते हैं ये खुद ही जो ये प्लाज्मिड डीएनए है ये खुद से ही रिप्लिकेट कर रहा होता है। तो रिप्लिकेशन करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो प्लाज्मिड होता है इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, जो क्लोनिंग के लिए हम अगर सर्कुलर डीएनए लेंगे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो खुद से रिप्लिकेट करे। उसके बाद एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए कि क्लोनिंग के बाद हम उसे आइडेंटिफाई करें
कि मेरा क्लोन हुआ है, मेरा जीन उसमें इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम एम्पिसिलिन या कोई क्रोमोजेनिक कंपाउंड लेते हैं जो हमें कलर दे कि अच्छा हो गया है, तो कलर चेंज कर रहा है। या जैसे एंटीबायोटिक है, मान लो कि हमने प्लेट पे डाला, अगर एंटीबायोटिक है उस पर अगर ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये मार्कर की तरह सिलेक्ट करने में हमें काम आता है। तो इसीलिए जो वेक्टर्स होते हैं उसमें रिप्लिकेशन होना चाहिए खुद से, जिसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट का मतलब कि मान लो कि ये हमारा जीन है और ये प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे जैसे ए प्लाज्मिड है, तो इनके इनके बीच में यहाँ से यहाँ एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जो कि हमारा जीन आए और जीन आके यहाँ से यहाँ जुड़ जाए, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब यहाँ पर कोई अगर रेजिस्टेंस मार्कर है, कोई एंटीबायोटिक का, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का, तो ऐसे मार्कर होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब ये सेल से रिप्लिकेट होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जो ये प्लाज्मिड होते हैं, जिसमें हम वेक्टर बोल रहे हैं, ये या तो मान लो कि एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर 5 या 10 या 20 कॉपी इसके हो सकते हैं, या मान लो कि 100 200 तक कॉपी होती। तो अगर मान लो कि 5 से 15 से 20 कॉपी होता है, तो इसको हम बोलते हैं लो कॉपी प्लाज्मिड, मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर कम अमाउंट में बन रहा है। अगर कोई मान लो कि 200 300 बन रहा है, वैसे प्लाज्मिड को हम बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड है। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड है। अब जो लो कॉपी और हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड है, वो डिटरमाइन किस पे होता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे। जिसका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ही डिटरमाइन करेगा कि प्लाज्मिड जो है हाई कॉपी नंबर है या लो कॉपी नंबर है। और ए ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब वहां पे भी क्या होते होंगे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते होंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है कि सीक्वेंस क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि जो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो ज़्यादा होगा, वेरी फ्रीक्वेंटली होगा, या कम होगा। तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का दो काम हुआ, रिप्लिकेशन और कॉपी नंबर भी मेंटेन करता है। अब देखो, ये तो बैक्टीरिया में था। प्लांट में भी कुछ प्लाज्मिड होते हैं। प्लांट में जब हम क्लोनिंग करते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल प्लाज्मिड होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड किसमें मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस मिलता है। ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज काउज करता है। प्लांट के रूट में लगता है तो क्या करता है? एक गॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसमें ये बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम किसको इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट प्लांट का। मोनोकॉट को भी करते हैं, लेकिन इनका चॉइस क्या होता है? डाइकॉट प्लांट। जैसे मान लो कि चना है, चिकपी है, पी है, ये सारे जो ये लेग्यूम प्लांट हैं, वो उनमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम नेचुरली उनके रूट में सॉइल से इन्फेक्ट करते हैं और क्राउन गॉल डिजीज काउज करते हैं। अब क्या है कि जो एग्रोबैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड। तो अब है कि जो एक क्राउन गॉल डिजीज जो बनता है, एक कैंसर लाइक सेल, ट्यूमर लाइक सेल्स हो जाता है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। साथ साथ ये टीडीएनए में क्या होता है? कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है जो प्लांट के सिमिलर होता है, जैसे ओपाइन है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दो फाइटो हार्मोन्स है। तो ये फाइटो हार्मोन्स कहाँ से इनिशियली आते हैं? ये एग्रोबैक्टीरियम से आते हैं। जो प्लांट के रूट में जब वो इन्फेक्ट करने लगता है, तो जब इन्फेक्ट कर गया तो एग्रोबैक्टीरियम भी ऑक्सीजन सिक्रेट करेगा और प्लांट का भी ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। इसी तरह से साइटोकाइनिन के भी कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है, और ये क्या करता है? ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसी को फिर लैब में इंजीनियरिंग करके क्या किया गया कि उसको डिजार्म पैथोजन बनाया गया। मतलब उसके जो कुछ डीएनए, मान लो कि यहाँ से ए एग्रोबैक्टीरियम के इतने बड़े प्लाज्मिड था जिसको हम टीडीएनए बोल रहे हैं, तो वहां से इसके लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर होते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस इतने दूर होते हैं, तो ए वाले सीक्वेंस को हम डिलीट कर देते हैं, डिजार्म हटा देते हैं कट करके। जैसे अभी बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर सकते हैं,
तो ए वाले सारे सीक्वेंस को हटा देते हैं और जो ए वाले रह जाते हैं, इतना पार्ट जो रह गया, इस पार्ट को क्या करते हैं, उसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट बॉर्डर होता है, और ये ट्रांसफर करता है प्लांट में, और रिकम्बिनेशन से जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको प्लांट में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ से जो हटाने वाली प्रोसेस ही कट करने वाला प्रोसेस था इतना डीएनए पार्ट को, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डिजार्म पैथोजेंस और डिजार्म टीडीएनए। और अब क्या होता है, डिजार्म टीडीएनए को फिर से हम एग्रोबैक्टीरियम में डालते हैं। एग्रोबैक्टीरियम में डालने के बाद हम क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसी तरह से जो एनिमल सेल में जो हम अपने डिजायर डीएनए को डालते हैं, वो रिट्रोवायरस के हेल्प से डालते हैं। रिट्रोवायरस क्या होता है, रिट्रोवायरस आरएनए वायरस होता है। तो मान लो कि ये एनिमल सेल्स है और ये रिट्रोवायरस अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए निकाला और सेल के अंदर चला गया। जैसे ही सेल के अंदर जाता है, रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है, cDNA बनाता है, और ये जो क्रोमोजोम होता है यूकेरियोटिक सेल्स के, इसके साथ क्या होता है, ये इंटीग्रेट हो जाता है और इंटीग्रेट होके ये रिप्लिकेट करने लगता है। तो रिट्रोवायरस को भी एज ए एनिमल सेल और हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। अब अभी हमने बताया कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो होता है एक सीक्वेंस है जहां से रिप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। A piece of DNA है linked to the sequence can be made replicate within the whole cell। यही जो सीक्वेंस है रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद मार्कर के बारे में हमने बताया कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक मार्कर है, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, ये सब सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये प्लाज्मिड था और ये डीएनए है, तुमने लाइगेट कर दिया, और ये वाले प्लाज्मिड को अब हमें एक सेल के अंदर इकोलाई के अंदर डालना है। तो जो ये डालने का प्रोसेस होता है केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या फिजिकल मेथड, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कि transfer of plasmid vector और recombinant DNA vector into the competent cell, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मान लो कि जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो किसी सेल के अंदर मान लो कि इतने सारे बैक्टीरिया जो ये प्लाज्मिड थे ट्रांसफॉर्म हो गए, तो अब इसको हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स, तो हर सेल के अंदर तो जाएगा नहीं, तो अब मुझे ये सिलेक्ट करना होता है कि किस सेल के अंदर हमारा डिजायर वेक्टर और जो रिकम्बिनेंट डीएनए है गया है कि नहीं गया है, वो हम एंटीबायोटिक सिलेक्शन मार्कर डाल के सिलेक्ट करते हैं। अब एंटीबायोटिक सिलेक्शन मार्कर में दिक्कत क्या होता है कि अगर मान लो कि जैसे याद होगा कि मान लो कि जहाँ पर एम्पिसिलिन जीन है ए वाला, और यहीं पे हमने अपना जीन को डाल दिया है, तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर डिस्टर्ब हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हम स्क्रीन नहीं कर सकते, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म हुआ और कौन ट्रांसफॉर्म है, किसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट वेक्टर गया, किसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट वेक्टर नहीं गया। तो इसमें हमें मिनिमम दो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें क्या होगा कि मान लो कि एक यहाँ हमने टेट्रासाइक्लिन का भी जीन डाल दिया है, और अब ये टेट्रासाइक्लिन के जीन डालने से क्या होगा कि जब टू वेक्टर है तो हम दो तीन प्लेट बनाएंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से स्क्रीन करेंगे, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि कुछ ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर बनाए गए, ऐसे कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग से वेक्टर बनाए गए जो क्रोमोजेनिक मतलब कलर बेस्ड पर ही सिलेक्शन दे कि कौन सा हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, किसमें रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं है, जो मैं आगे वाले आपको स्लाइड में बताता हूँ। फिर क्लोनिंग साइट मैंने बताया कि एमसीएस साइट होता है जहाँ पे स्पेसिफिक हम क्लोन करते हैं। अब देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि मान लो कि हमारा जो प्लाज्मिड वेक्टर था और ये हमारा डिजायर सीक्वेंस है, हमने प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। अब क्या है कि हमें एक बैक्टीरिया लेना है, बैक्टीरिया के अंदर ये हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब बैक्टीरिया के अंदर हमको एक प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालना है, तो ऐसे जो नॉर्मल इकोलाई या कोई भी होस्ट सेल है जो जिसमें हमें प्लाज्मिड डालना है, वो सुटेबल नहीं होता है बाहर से डीएनए लेने के लिए, और डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है।
इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे जाता नहीं। और नॉर्मली क्या होता है कि बाइल टाइप जो इकोलाई होता है वो नॉन कम्पिटेंट होता है। कम्पिटेंट मतलब कि दे आर नॉट एबल और दे डोंट हैव एबिलिटी टू टेक डीएनए इनसाइड। तो उसको हम क्या करते हैं कि सेल को पहले लैब में केमिकली ट्रीट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये जो सेल है इसकी एबिलिटी हो जाए डीएनए अंदर लेने के लिए। तो जब ये कम्पिटेंट होगा तो ये क्या होगा कि ये जो हमारा प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड था इसको ये अंदर अपने सेल के अंदर चला जाएगा और फिर इसको क्या है कि एक हम मीडिया में ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद क्या होगा एक कॉपी नंबर बनाएगा। अभी हमने बताया मान लो कि ए वाला है, अब हमने इसमें मीडिया डाल दिया, इसके अंदर हमने कम्पिटेंट सेल डाल दिया। ये क्या होगा कि ये अब ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करेगा तो डालने का क्या प्रोसेस था कम्पिटेंट सेल। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो इकोलाई के स्ट्रेन लैब में बनाते हैं उसमें कुछ म्यूटेशन करके जेनेटिकली इंजीनियरिंग से चेंज करके और उसमें उसको कैल्शियम से ट्रीटमेंट करते हैं, डाइवैलेंट एटम से कैल्शियम क्लोराइड से। उससे क्या होता है कि जो इसके सेल्स है वो पोरस हो जाते हैं। इसके सेल क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं। और जब डीएनए इस पे अटैच होता है तो हम 42 डिग्री गर्म करके उसको शॉक दे देते हैं और जब शॉक करते हैं तो ये डीएनए अंदर चला जाता है, फिर आइस पे रखते हैं तो एक पोर बंद हो गया। मतलब जो हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड था वो सेल के अंदर चला गया। तो ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करने का। अब क्या है कि कुछ जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें माइक्रो इंजेक्ट करते हैं। सिंपल सा मान लो कि ये प्लाज्मिड रेडी हो गया सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इसको लेते हैं और डायरेक्टली न्यूक्लियस और एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन से डाल देते हैं। जो प्लांट में डालने का एक मेथड क्या है कि गोल्ड और टंगस्टन का छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे सैंड की तरह, मान लो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। इसको क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और इसमें डीएनए डाल देते हैं और इसको ओवरनाइट में उसके साथ ग्रो कराते हैं। तो ये जो मान लो कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर क्या होता है कि डीएनए अटैच हो जाता है। और अब इसको एक बायोलिस्टिक मशीन होता है जिसको जीन गन भी बोलते हैं, इसके थ्रू अब मान लो कि यहाँ पर प्लांट का लीफ रखा हुआ है, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं। जब इसको फायर करते हैं जीन गन से तो ये सेल के अंदर चला जाता है गोल्ड पार्टिकल के साथ। और जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो इंटीग्रेट होके सेल के साथ फिर एक ग्रो होने लगता है हमारा डीएनए के साथ। उसी तरह से जैसे डिजाइन पैथोजन अभी हमने बताया कि एक तो बायोलिस्टिक मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म है कि जैसे मान लो कि ये हमने प्लाज्मिड तैयार कर लिया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्रोबैक्टीरिया में टीडीएनए होता है। एग्रोबैक्टीरिया में जब टीडीएनए होता है तो क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है टीडीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है। और एग्रोबैक्टीरियम का प्रॉपर्टी होता है कि लेफ्ट और राइट बॉर्डर बाकी को छोड़ देता है, डिजार्म कर देता है, डिलीट कर देता है और लेफ्ट और राइट बॉर्डर को लेके ये जो हमारा डिजायर जीन था इसको प्लांट के अंदर इन्फेक्ट कर देता है क्राउन गॉल डिजीज जो बताए थे उसके मैकेनिज्म के थ्रू। अब क्या होता है कि जब ये सारे ट्रांसफॉर्म हो गए कम्पिटेंट सेल और होस्ट के अंदर, जैसे हमने कम्पिटेंट सेल रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, हमने या तो बैक्टीरिया में डाल दिया या एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो अब वो अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैंने बोला था हाई कॉपी नंबर लो कॉपी नंबर उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि उसका जो रिप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो डिटरमाइंड होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर। और अगर एक बार वो रिप्लिकेट अंदर हो गया तो अब क्या होगा कि जो जीन हमारा था वो उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करेगा तो जीन से क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब देखो कि जो अभी मैं बता रहा था कि कैसे सिलेक्शन करते हैं एंटीबायोटिक सिलेक्शन, और अभी तो बताया कि एंटीबायोटिक सिलेक्शन और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं रिकम्बिनेंट क्लोन को। जैसे मान लो यहाँ देखो कि कुछ ब्लू कॉलोनी दिख रही होगी, कुछ व्हाइट दिख रही होगी। तो जो ब्लू वाला है वो क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट है, मतलब उसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया है जो हम कंपिटेंसी के बाद बना रहे थे। व्हाइट वाला का क्या मतलब है कि उसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट जो प्लाज्मिड था वो चला गया है। तो अब होता कैसे है ब्लू व्हाइट एंटीबायोटिक सिलेक्शन, तो हमने बता दिया है। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में क्या होता है कि मान लो कि एक प्लाज्मिड है और एक लैक जेड जीन है। लैक जेड जो जीन है ये क्या करता है, इसमें एमसीएस साइट है।
तो ये जो लैक्जेट जीन है ये कोड करता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का। अब क्या है कि जब यहाँ पर मान लो कि ये वाले जीन अगर हमने डाल दिया तो अभी लैक्जेट जीन पूरा कोड नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इंसर्ट आ जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट आने से बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव होने से क्या होता है कि हमारा तो जीन चला गया। मान लो कि ये प्लाज्मिड डीएनए था, यहाँ से डीएनए जो हम डालना चाह रहे थे रेड कलर वाला, ये रेड कलर यहाँ चला गया। तो रेड कलर मान लो एमसीएच साइड पे चला गया, तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और एक कंपाउंड होता है एक्स गैल। एक्स गैल को क्या करता है कि एक्स गैल जो है एक्स गैल को चेंज करता है बीटा गैलेक्टोसाइड ब्लू कलर में। एक्स गैल को बीटा गैलेक्टोसाइड किस चीज में चेंज कर देता है, ब्लू कलर में। तो मान लो कि बीटा गैलेक्टोसाइड यहाँ पे एब्सेंट है तो ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा। और एब्सेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब इस साइड पे हमारा जीन चला गया है। मान लो कि यहाँ पर जीन नहीं जाके अगर यहाँ पर इंसर्ट हो गया तो क्या होगा, ब्लू कलर नहीं देगा, व्हाइट कलर देगा। क्योंकि सॉरी, अगर मान लो कि यहाँ पर नहीं क्लोन हुआ, यहाँ पे चला गया तो ब्लू कलर। अगर अगर एमसीएस में हो गया तो व्हाइट देगा। और अगर इसके अलावा अगर कहीं क्लोन हो जाता है तो ब्लू कॉलोनी देगा, क्योंकि एमसीएस जो है लैक्जेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करेगा और ये जो है एक्स गैल को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो तुम लोग को याद ये रखना है कि जो रिकम्बिनेंट कॉलोनी होते हैं वो व्हाइट कलर देते हैं और नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनी जो होता है ब्लू कॉलोनी देता है, और इसको हम ब्लू व्हाइट सिलेक्शन और स्क्रीनिंग बोलते हैं। और जो एक्स गैल होता है ये लैक्टोज का एनालॉग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज जैसे जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या है कि जो सेल के अंदर होता है नेचुरल होता है, वहां पर भी बहुत सारे डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम काम कर रहे होते हैं। उसी डीएनए को लेके, जैसे जो डीएनए आइसोलेट हुआ उसको मुझे ज्यादा कॉपी में बनाना है, जैसे मान लो कि एक कॉपी से मुझे ज्यादा कॉपी बनाने हैं, तब हम क्या करते हैं, लैब में रिएक्शन लगाते हैं। उस रिएक्शन का नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ जीन, मतलब जो जीन हमारा डीएनए है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन्स इन विट्रो, उसके लिए क्या चाहिए होता है, ये याद रखना कि सबसे पहले जो हम ट्यूब में रिएक्शन लगाते हैं तो जो डीएनए आइसोलेट हुआ था वो थोड़ा सा हम डीएनए लेते हैं। उसके बाद प्राइमर लेते हैं। प्राइमर क्या होता है कि जैसे मान लो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो प्राइमर क्या होता है कि मान लो कि इसका जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, यहाँ का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हम लैब में केमिकली सिंथेसाइज कराते हैं, तो इतना ए हो गया एक प्राइमर। और यहाँ से फिर ए वाले स्ट्रैंड से क्या होता है कि लैब में फिर एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज कराते हैं। वो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो सकता है या 25 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। और इसको जो है 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमर। और ये इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री हो, जैसे मान लो कि यहाँ ए हुआ तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। और ए फॉरवर्ड और ए रिवर्स प्राइमर होता है। तो एक प्राइमर चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। ये स्मॉल केमिकल सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। उसके बाद क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम के पॉलीमरेज 1 की तरह होता है। और ये थर्मोस्टेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम कर रहा होता है। और जिस ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट किया जाता है उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज जिससे आइसोलेट होता है उसका क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। और क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड मिक्सचर। न्यूक्लियोटाइड मिक्सचर को हम शॉर्ट में टीएनटीपी भी बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड मिक्सचर किसका होगा, एटीपी होगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी और टीटीपी का होगा। ये चारों न्यूक्लियो, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तो जो इसके कंप्लीमेंट्री होंगे यहाँ पर आके जुटना चाहिए। तो जब इसके आके जुटने के लिए एटीजी से जो चाहिए वो कहाँ से आएगा, ये डीएनटीपी से आते हैं। और बफर होता है, मतलब यहाँ पर एक सर्टेन पीएच होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन मान लो कि जब ये सॉल्यूशन हो जाता है तो एक मशीन होता है, उस मशीन को बोलते हैं थर्मोसाइक्लर मशीन। उसमें इस ट्यूब को डालते हैं और डालने के बाद क्या होता है कि जब ये स्टेप देखोगे तो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है।
तो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो प्राइमर तुमने डाला है प्राइमर को बाइंड होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब ये हीट करते हैं लगभग 94 डिग्री पर, तो ये दोनों स्टैंड क्या होता है, खुल जाता है, दोनों स्टैंड क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अब जो तुमने प्राइमर डाला था, ए प्राइमर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ए प्राइमर इधर ऐड हो जाएगा और ए प्राइमर इधर ऐड हो जाएंगे। तो जब प्राइमर ऐड होते तो यहाँ से जो खुलने वाले स्टेप थे उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, क्योंकि दोनों स्टेप अलग अलग हो गए हैं। और एनिलिंग में क्या, जो प्राइमर डाले थे ये यहाँ पे आके ऐड हो गया है, और एक प्राइमर दूसरे एंड पर आके ऐड हो गया है दूसरे स्ट्रैंड से, इसको बोलते हैं हम एनिलिंग स्टेप, सेकेंड स्टेप। जब ये हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, जो डीनेचुरेशन होता है ये लगभग जो है 94 डिग्री के आसपास में होता है। ये जो होता है कितने पे होता है, 94 और 95 के बीच में होता है। जो एनिलिंग होता है वो डिपेंड करता है कि जो ये सीक्वेंस तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री था वो कितने डिग्री पर बाइंड होने के लिए इफिशियंट है। तो ये जनरली 55 से 65 देते हैं। जो एक्सटेंशन होता है, जो पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज, ये मोस्ट इफिशिएंटली 72 डिग्री पे काम करता है। तो यहाँ पर से जब एक बार हो गया, तो जब पहले डीनेचुरेशन हुआ दोनों स्टैंड हट गए, फिर एनिलिंग में जो प्राइमर है आके दोनों स्टैंड पर ऐड हुआ, और एक्सटेंशन में क्या होता है कि ये अब आगे पूरे स्टैंड को बना देगा। तो ये मान लो कि हमने डीएनए का एक स्टैंड लिया था, एक साइकिल जब ये हुआ तो कितना बन गया, 2 कॉपी बन गया। फिर अब मान लो कि अगला साइकिल करेंगे तो कितना बनेगा, अब इससे फिर बनेगा, एक से मान लो कि ए और ए हटेगा, तो यहाँ से एक ए बन जाएंगे और एक ए बन गए, और जो ए वाला स्टैंड हटेगा यहाँ से एक इधर बन गए, तो एक ए बन जाएगा और एक ए बन जाएगा। मतलब ए जो है ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन से बढ़ रहा है, एक कॉपी था उसके बाद 2 बन गया, उसके बाद 4 बन गया, उसके बाद 16 बनेगा। मतलब कि जितना साइकिल चलाएंगे उसमें मतलब अगर फॉर्मूला देखो तो 2 टू द पावर एन, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, इतने कॉपी बनेंगे। तो अब इससे क्या हुआ कि जो डीएनए सिंगल टेम्पलेट, मतलब एक टेम्पलेट लिए तो उससे मुझे बहुत कॉपी मिल गया। तो उसमें पीसीआर में क्या करते हैं, बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए बन जाता है, तो बहुत सारे हमारे पास फ्रेगमेंट हो गया। अब क्या है कि जब तो हमने डीएनए आइसोलेट किया है, फ्रेगमेंट किया है, एल्यूट किया है, ऐड किया है और पीसीआर किया है, सारे टेक्निक को हमने देखा है। एक दूसरा टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करते हैं कि मान लो कि जो प्रीवियस स्लाइड था इसमें हमने देखे थे कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये डीएनए है, इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, तो कितना बैंड बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 फ्रेगमेंट बन गए। और मान लो कि एक हमने ऐसे लिया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ कट किया और एक से यहाँ कट किया, तो जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट ए है, उसके बाद बड़ा ए है, उसके बाद सबसे छोटा ए है, सबको मुझे अलग करना है। या जो हमने पीसीआर चलाया है हमें चेक करना है कि पीसीआर में डीएनए मॉलिक्यूल बने या नहीं बने। तो ये सब जो टेक्निक को हमें चेक करना है, फ्रेगमेंट साइड अलग करना है, ये जिस उसे हम जिस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो डीएनए होता है उसको हम सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट का जीन होता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, याद रखना उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा मतलब है कि मान लो सीविंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे ए है, मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे ऑब्स्टेकल, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ऑब्स्टेकल है ना, और इधर से कोई मूव कर रहा है, तो इधर से मान लो कि कोई मूव कर रहा है, तो जो छोटा आदमी होगा वो ऐसे 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 जल्दी से मूव कर जाएगा, जो बड़ा होगा उसको मूव करने में इधर से दिक्कत होगा। मतलब अगर हम इसको चलने पे अगर सेपरेट करें तो जो बड़ा होगा वो और मोटा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो छोटा होगा वो नीचे आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्वीविंग इफेक्ट। मतलब कि अगर ज्यादा मोलिकुल है ना, मान लो कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मोलिकुल है, तो जो छोटे वाले होंगे वो बाहर आके जल्दी से भाग के निकल लेगा, जो जिसका साइज बड़ा होगा, हैवी मोटा होगा,
वो धीरे धीरे निकलेगा, मतलब छोटा वाला सबसे नीचे चला आएगा, जल्दी निकल जाएगा, और बड़ा वाला फ्रेगमेंट ऊपर रह जाएगा। तो इस वाले जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं सीविंग इफेक्ट। अब क्या होता है कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऑपरेटर्स है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एक मशीन, इसमें पहले हम जेल बनाते हैं। जेल मतलब जैसे साबूदाना होता है ना, साबूदाना की तरह हम जेल बनाते हैं। और जो वो जेल बनाते हैं वो बनाते हैं एगरोज पाउडर का, याद रखना। वो जो जेल बनाते हैं किसमें बनाते हैं, एक एगरोज पाउडर होता है, इसको पानी में हम लोग बॉयल करके और इसमें पोर कर देते हैं। एक प्लेट होता है, इसमें हमने पोर कर दिया। अब ये जो एग्रोज पाउडर निकलता है, याद रखना इसी से अगार भी निकलता है, कंफ्यूज मत करना, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो क्या है, रेड एलगी है, जिससे एग्रोज पाउडर भी निकलता है और अगार भी निकलता है। तो अगार और एग्रोज में मेजर क्या डिफरेंस है कि अगार जो है इम्प्योर फॉर्म है और एग्रोज उसी का क्या है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, अगार जो है इम्प्योर है और एग्रोज उसी का प्योर फॉर्म है। तो जब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जेल लाइक, इसीलिए इसका जेल नाम है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या करते हैं कि इधर हम पॉजिटिव करंट, इधर निगेटिव करंट रखते हैं और इधर पॉजिटिव करंट रखते हैं, और यहाँ पे जो डीएनए तुम्हारा पीसीआर से या फ्रैगमेंट से, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट से जो वो किए हो, निकाले, उसको यहाँ पर हम लोड करते हैं, बफर डाल देते हैं। तो डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो किधर चलेगा, कैथोड से एनोड की तरह चलेगा, याद रखना। अब जो छोटे फ्रैगमेंट होंगे वो जल्दी जल्दी चलेंगे, तो वो सबसे नीचे चलेगा। जो सबसे भारी फ्रैगमेंट है, बड़ा फ्रैगमेंट होगा, वो सबसे ऊपर रह जाएगा। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीविंग इफेक्ट। तुम्हारे किताब में दिया हुआ एनसीईआरटी में देखो, जो लार्ज फ्रैगमेंट है वो सबसे ऊपर रह जाएंगे, कैथोड की तरफ रह जाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। और जो जेल बनता है एग्रोज का बनता है ना। और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होता है वो मूव फॉरवर्ड और फास्ट मूव होता है। अब क्या होता है, एक टर्म और है इल्यूशन। मान लो कि अब मुझे ए वाले फ्रैगमेंट जो यहाँ जेल में देख रहे हो, मुझे ए दोनों चाहिए क्लोनिंग करने के लिए, आगे स्टडी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं कि जो सर्जिकल ब्लेड है इसको उसमें कट करके निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक जेल है, उसमें से इसे कट करके निकालना है, तो सिंपल सा क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, सर्जिकल ब्लेड लेते हैं, और ये हम कट करके इसमें से निकाल देते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बात क्या है कि जो ये ऑरेंज कलर का देख रहे हो, इसमें जब हम चलाते हैं तो क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है कि ये डीएनए के साथ बाइंड करता है। डीएनए का जो स्मॉलर ग्रुप और लार्जर ग्रुप तुमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, ये क्या करता है कि इस ग्रुप के साथ ईटीबीआर बाइंड होता है, और जब ईटीबीआर बाइंड कर जाता है तो ये ऑरेंज कलर का चमकने लगता है। और किसके, ये विजुअल लाइट में नहीं चमकेगा, किसमें चमकेगा, यूवी रेडिएशन में चमकेगा। ये यूवी रेडिएशन में जो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इससे मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा ये स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो हमें अगर काम का हमें पता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट करके देखा है कि मान लो कि अगर 3 जीन है तो कौन जीन कहाँ पर है। अगर हमें ये जीन, तो हमें पता है कि कितना साइज का होगा तो उस साइज वाले डीएनए को कट करके ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से निकालते हैं, और फिर लैब में उसको प्यूरिफाई करते हैं केमिकल डाल के। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। तो ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल। अब देखो क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े थे, उसमें दो पार्ट था, एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग अभी क्या क्या देखे कि हम लोग डीएनए कैसे आइसोलेट करते हैं, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बाद इल्यूशन कैसे करेंगे, वो वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर में ओरी क्या होता है, सिलेक्शन मार्कर क्या होता है, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, जेल इल्यूशन क्या होता है। तो ये जब सारे स्टेप को अगर देखो, तो सारा स्टेप अगर ये टेक्निकल स्टेज को मिलाते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तैयार कर पाते हैं। जब मान लो कि सारा कुछ हम लोगों ने बना लिया, मान लो कि हमने स्टेप किया था, हमने डीएनए को लिया, हमने ये डीएनए को लिया, डीएनए लेने के बाद हमने क्या किया कि इसको किसी वेक्टर के में क्लोन किए, वेक्टर में क्लोन हो गया।
वेक्टर में मान लो कि ए वेक्टर में क्लोन हो गया। वेक्टर में क्लोन करने के बाद क्या हुआ, किसी बैक्टीरिया के अंदर या एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, हम इसको किसी मान लो कि यहाँ से अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जब ये प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं। अब इस सारे स्टेज, इतने स्टेज, 3-4 जो स्टेज है कि डीएनए निकालने से लेके और तुम्हारा प्रोटीन एक्सप्रेशन तक, जिसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन हम बोलते हैं, इस स्टेप में जितने सारे टेक्निक इन्वॉल्व हुए, जैसे क्या क्या हुआ, डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम चाहिए। जैसे हमें सेलुलेज चाहिए, काइटिनेज चाहिए, लाइसोजाइम चाहिए, इथेनॉल चाहिए, ये हमें डीएनए प्यूरिफाई करने के लिए चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए हमको डीएनए कट करने के लिए। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक से आइसोलेट होता है, वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। जब वो 4 न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करेगा, उसको टेट्रामर या टेट्रामेरिक बोलते हैं, टेट्राकटर बोलते हैं। जब 6 न्यूक्लियोटाइड को करेगा तो हेक्सामर बोलते हैं या हेक्साकटर बोलते हैं। जब डीएनए फ्रैगमेंट कट गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर हमें वेक्टर अवेलेबल है या वेक्टर हम तैयार करते हैं, तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने डीएनए को कट किया है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट करते हैं। और अगर दोनों का सेम स्टिकी एंड या ब्लंट एंड है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, तो लाइगेशन लगाते हैं। लाइगेशन में क्या करते हैं, T4 डीएनए लाइगेज से उसे ऐड करते हैं। T4 डीएनए लाइगेज क्या करता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम OH या 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। जब वो हो जाता है तो कंपिटेंट सेल में डालते हैं। कंपिटेंट सेल में क्या है, कंपिटेंट सेल ऐसे नहीं बनता, उसको हम केमिकली बनाते हैं, कैल्शियम ट्रीटमेंट कर को, और हीट शॉक देते हैं, तो हमारा डीएनए जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जब सेल के अंदर चला जाता है तो उस सेल को मीडियम में ग्रो कराते हैं, उसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनता है, क्योंकि हमने जो जीन डाल दिया है अब वो एक्सप्रेस होगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक समझे। अब जो एक प्रोटीन मान लो कि जो बन रहा था हमारे लार्ज स्केल पर, अभी तो लैब में बना रहे थे, अब सपोज एक प्रोटीन मान लो कि कोई थेराप्यूटिक प्रोटीन है, जैसे मान लो ये कोई इंसुलिन है, जो मेडिसिन में, या कोई वैक्सीन है जो हमें यूज करना है, तो हमें लार्ज स्केल में करना है। तो लार्ज स्केल में जब इसी इंजीनियर प्रोटीन को, रिकम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट करना हो, या कोई भी मॉलिक्यूल को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको जब लार्ज प्रोडक्ट में बनाना होता है, उसमें जो जो मैकेनिज्म और टेक्निक इन्वॉल्व होता है, वो सारे स्टडी हमें आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो बायो प्रोसेस अब क्या था कि अभी तो हम लार्ज स्केल छोटे छोटे ट्यूब लैब में कर रहे थे, अब हमें बड़े स्केल पे करना है, जहां पर वॉल्यूम 1000 लीटर 2000 लीटर हो, तो ऐसे वेसल्स में करना है। तो ऐसे वेसल्स में जब करते हैं तो इसको, उस वेसल्स का नाम क्या देते हैं, बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स क्या है, एक सिर्फ डिवाइस है। सपोज मान लो कि एक प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर टाइप ऑफ है बायो रिएक्टर। अगर उसमें सारा कुछ हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो एक बायो रिएक्टर की तरह काम करेगा। तो ये एक डिवाइस होता है जो सपोर्ट द बायोलॉजिकली एक्टिव इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकली एक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहे, पीएच कंट्रोल रहे, सॉल्ट कंट्रोल रहे, सारे जो विटामिन है, ऑक्सीजन सप्लाई लेवल, जब सारे मीडियम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए चाहिए, अगर वो सारा उसके अंदर है, ऐसे वेसल्स को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। अब जो है बायोरिएक्टर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होंगे है ना। अब जैसे मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर हुआ, या एनिमल सेल के अंदर हुआ, ह्यूमन सेल्स के अंदर हुआ, मुझे एंजाइम बनाना है, तो ऐसे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं, उसको लेके बायोरिएक्टर में ग्रो कराते हैं, और रिकम्बिनेंट जो प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देखो कि जो बायो रिएक्टर है बहुत तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस हो सकता है, बैच हो सकता है, सेमी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कंटिन्यूअस बायो रिएक्टर में क्या होता है कि एक तरह से प्रोडक्ट बाहर निकल रहा होता है, और एक तरफ से जो रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो कि सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन ए, ऑक्सीजन, ये सब हम डाल रहे होते हैं। दूसरा एक बायो रिएक्टर होता है जो क्लोज्ड होता है, एक ही बार में सारे कंपोनेंट डाल दिया, 2-3 घंटे में अगर तैयार हो गया
तो हम अपने प्रोडक्ट को फिर आइसोलेट करते हैं, तो वो क्लोज्ड बैच बायोरिएक्टर्स होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीमो बायोरिएक्टर है उसको कीमोस्टेट बोलते हैं, और एक कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर है। क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब एक तरफ से प्रोडक्ट निकल रहा है, एक तरफ से हम रॉ मटेरियल और कल्चर मटेरियल जो हमारा है वो डाल रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लो कि सेल्स है, वेसल्स में ग्रो हो रहा है, तो एक ग्रो होते होते क्या होगा कि ये बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालेगा और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालेगा। तो निकालते निकालते फिर क्या होता है कि इसका सर्टेन पीएच और जो सॉल्ट लेवल है ये सब डिक्रीज करता है या इंक्रीज कर गया, इसमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो प्रोडक्ट कम जाएगा, लेकिन बायोरिएक्टर लार्ज स्केल है, इंडस्ट्री ऐसा चाहता नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इस फेज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और सबसे ज्यादा रिकमेंडेंट प्रोडक्ट जो बनना है वो बनाएगा। और उसमें स्टेयरिंग करते रहते हैं। जो बायोरिएक्टर क्या है कि मान लो कि ये है, इसके अंदर ऐसे इसको घुमाते भी रहते हैं, जिससे कि क्या है सारे कंपोनेंट का मिक्सिंग होते रहे। किसी किसी में क्या होता है कि नीचे से एरेशन करते रहते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नहीं हो। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन बहुत सारे जो रिएक्टर बनाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल होता है कि अगर मान लो ज्यादा रोटेट हो रहा है तो फोम नहीं बने, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, पीएच कंट्रोल करते हैं, और सैंपलिंग पोर्ट होता है खोलने के लिए और डालने के लिए और निकालने के लिए। तो ये बायो रिएक्टर का प्रोसेस है। जैसे देखो जो अभी तक मोस्ट रिकमेंडेंट प्रोटीन्स बने हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जैसे फैक्टर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेमोफिलिक ए पेशेंट। जैसे फैक्टर 9 है, डीएनएच 1 क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज है। बीजीएफ जो है ग्रोथ हार्मोन है, इंक्रीज मिल्क के प्रोडक्शन में एक यूज होता है। इंसुलिन है, इंटरफेरन है, एंटीथ्रोम्बिन है जो कि ब्लड क्लॉट फैक्टर को मेंटेन करता है। इंटरल्यूकिन कैंसर में, ये सारे क्या है? रिकमेंडेंट प्रोटीन है जो लैब में बनाया गया है डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 11 अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। अगर कुछ भी पूछना हो डिटेल में तो आप मुझे कमेंट में पूछो, फिर से मैं बताऊंगा। और एक शॉर्ट वीडियो मैं सिर्फ स्टेप्स का डालूंगा, जिसमें से ये बताएंगे कि किस तरह से क्लोन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।